आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर 4 के नोट्स को। चैप्टर है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि शुरुआती इंसानों ने कैसे धीरे धीरे सभ्यता की शुरुआत की। हम यह भी समझेंगे कि लिखने की शुरुआत कब और कैसे हुई और हड़प्पन स्क्रिप्ट्स क्या थी। इंट्रोडक्शन, राइटिंग एंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स। यानी इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इंसानों ने लिखना कब शुरू किया और हड़प्पन स्क्रिप्ट्स क्या थी। लिखा है कि बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने किंगडम्स और एम्पायर्स का इतिहास पढ़ा होगा। उसमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा था। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री इससे भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। यानी इंसानों का इतिहास केवल राज्यों और साम्राज्यों से शुरू नहीं होता, बल्कि उससे भी बहुत पहले से शुरू होता है। जिस समय राइटिंग नहीं बनी थी, उस समय के बारे में हमें ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जानकारी मिलती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिटन लैंग्वेज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर शुरू हुई थी। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसके पास दुनिया की सबसे शुरुआती राइटिंग सिस्टम में से एक राइटिंग सिस्टम थी। हड़प्पन लोग एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। इस स्क्रिप्ट के चिन्ह मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर मिले। इस स्क्रिप्ट को सिंधु लिपि भी कहा जाता है, लेकिन आज तक इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह पढ़कर समझा नहीं जा सका। यानी आज कोई भी इसका सही अर्थ पूरी तरह नहीं जानता। इसका मतलब है कि उस समय और भी कुछ प्राचीन स्क्रिप्ट्स थी। एक स्क्रिप्ट का नाम है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इसका इस्तेमाल सुमेरियंस करते थे जो मेसोपोटामिया में रहते थे। दूसरे स्क्रिप्ट का नाम है हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसका इस्तेमाल एंशियंट इजिप्ट के लोग करते थे। ये दोनों स्क्रिप्ट्स भी लगभग उसी समय इस्तेमाल होती थी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट से अलग इन दोनों स्क्रिप्ट्स को समझ लिया गया, इनका अर्थ जान लिया गया। इन स्क्रिप्ट्स को समझ लेने के बाद हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। यह शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। लगभग 400 BCE से ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल साउथर्न इंडिया और गंगा वैलीज में होने लगा। बाद में एम्परर अशोक ने 3rd सेंचुरी BCE में ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और उसको एक अलग रूप दिया। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर। इस टेबल में बताया गया है कि राइटिंग के आने से पहले और राइटिंग के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए। एक्सपेक्ट ह्यूमन हिस्ट्री कि राइटिंग आने से पहले का समय ह्यूमन हिस्ट्री का 99% से भी ज़्यादा हिस्सा था। यह लगभग 30 लाख साल पहले से लेकर 5000 साल पहले तक का समय था। राइटिंग आने के बाद का समय ह्यूमन हिस्ट्री का 1% से भी कम हिस्सा था। इसमें पिछले 5000 साल और आज तक का समय शामिल है। मतलब राइटिंग आने से पहले का इतिहास 99% था जो हमें नहीं पता कि क्योंकि उस समय तक राइटिंग विकसित नहीं हुई थी। लेकिन राइटिंग के बाद का समय जो हमारे पास है इतिहास के रूप में, वो सिर्फ 1% है, जो कि 5000 साल, आज से करीबन 5000 साल पहले तक का है। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट मेन सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। राइटिंग ना होने पर इतिहास जानने के लिए टूल्स, इंप्लीमेंट्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स का सहारा लिया जाता था। राइटिंग आने के बाद मटेरियल रिमेन्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स दोनों से इतिहास की जानकारी मिलने लगी। नेक्स्ट, लाइव्स ऑफ पीपल। राइटिंग न होने से के कारण लोगों के थॉट्स और आइडियाज़ को समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन राइटिंग आने के बाद लिटरेचर से लोगों के नेम्स, इवेंट्स, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और कल्चरल लाइफ के बारे में जानकारी मिलने लगी। फिर है मेजरमेंट ऑफ टाइम। राइटिंग से पहले समय का केवल अप्रोक्सीमेट डेटिंग किया जाता था, यानी समय का सिर्फ अनुमान लगाया जाता था। लेकिन राइटिंग आने के बाद समय को ज़्यादा सही तरीके से बताया जाने लगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिक डेट्स लिखी होती थी, जैसे राज्य अभिषेक और युद्ध की डेट। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली सिविलाइजेशन। अब सवाल यह है कि हमें अर्ली सिविलाइजेशन
क्यों पढ़नी चाहिए? अर्ली सिविलाइजेशन की स्टडी करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि राइटिंग बनने से पहले लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, क्या मानते थे और उन्होंने समाज को कैसे विकसित किया। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में आगे नोट्स को शुरू करते हैं। हेडिंग है व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, कि हमें शुरुआती इंसानों का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बारे में हम अब एक एक करके इनके पॉइंट्स को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इंसानों का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और कल्चरल इवोल्यूशन कैसे हुआ। साथ ही यह भी पता चलता है कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में होने वाले बदलावों के साथ इंसान कैसे बदलते गए। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है कि बहुत लंबे समय में इंसानों के शरीर और जीन्स में धीरे धीरे बदलाव हुए। इन्हीं बदलावों के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस धीरे धीरे बदलकर मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस बने। कल्चरल इवोल्यूशन का मतलब है कि इंसानों ने अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को कैसे बदला। क्वार्टेनरी पीरियड यानी पिछले 2.6 मिलियन ईयर से लेकर आज तक इंसानों ने नए टूल्स, नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी विकसित की। धीरे धीरे इंसानों का जीवन हंटिंग गैदरिंग से बदलकर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन की ओर चला गया, जब लोग अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा सरप्लस फूड पैदा करने लगे और उसी से सिविलाइजेशन की नींव रखी गई। नेक्स्ट की टर्म्स होमिनिन ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है जिसमें मॉडर्न ह्यूमंस और हमारे पुराने ह्यूमन लाइक एंसिस्टर्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इंसानों के शुरुआती पूर्वज थे जो सीधे चल सकते थे यानी अपराइट और बाइपेडल थे। नेक्स्ट टॉपिक आउट ऑफ अफ्रीका अर्ली ह्यूमन डिस्पर्सल। इसका मतलब है कि अफ्रीका से शुरुआती इंसानों का दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलना। लिखा है कि सबसे शुरुआती ह्यूमन एंसिस्टर्स यानी हमारे पूर्वज का विकास अफ्रीका में हुआ और वे वहीं रहते थे। लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो उन्होंने 20 लाख साल पहले उन्होंने अफ्रीका से बाहर जाना शुरू किया। होमो इरेक्टस पहला होमिनिन था जो अफ्रीका से बाहर निकला। वे अपने साथ स्टोन टूल्स जैसे हैंड एक्सिस और क्लीवर्स लेकर गया। ये स्टोन टूल्स आज एशिया और यूरोप के कई जगहों पर मिले हैं। इससे पता चलता है कि इंसान लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 0.5 मिलियन ईयर अगो, मतलब 2 मिलियन से लेकर 0.5 मिलियन ईयर अगो के बीच इन जगहों तक खूब फैल चुके थे। अफ्रीका से बाहर जाने की दूसरी बड़ी लहर लगभग 1,25,000 ईयर्स पहले हुई। यह होमो सैपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमन से जुड़ी हुई थी। इनका विकास लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ और बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अवर ह्यूमन एंसिस्टर्स यानी हमारे पूर्वज कौन थे। ओल्ड वर्ल्ड उन जगहों को कहा जाता है जिसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप शामिल है। यहीं पर अर्लीस्ट पैलियोलिथिक पीरियड्स के सबसे पुराने मानव बसे हुए थे। लगभग 3.3 मिलियन ईयर्स अगो हमारे एक पूर्वज ने सबसे पहले स्टोन टूल बनाए। यहीं से ह्यूमन बिहेवियर की शुरुआत मानी जाती है, जिसने इंसानों को जानवरों से अलग पहचान दी। इंसानों को होमिनिन्स या टूल मेकर्स भी कहा जाने लगा। कई बार टूल्स और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिम्स भी कहा जाता था। क्योंकि वे इंसानों के शरीर की क्षमता की ओर बढ़ा देते थे। क्योंकि यहाँ पर लिम्स का मतलब है हाथ या पैर, तो ये टूल्स उनके एक्स्ट्रा हाथ या एक्स्ट्रा पैर की तरह उनकी शक्तियाँ बढ़ा देते थे। इसीलिए इनको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिम्स कहा जाता था। जो टूल्स इस्तेमाल के बाद छोड़ दिए गए वे समय के साथ मिट्टी में दब गए। बाद में उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा। इसी तरह हमारे पूर्वजों के रिमेन्स यानी उनके अवशेष भी हजारों और लाखों सालों से फॉसिल बने हुए हैं। अब फॉसिल क्या है?
फोसिल ऐसे सुरक्षित रिमेन्स को या ट्रेसिस या इम्प्रेशंस होती हैं जो बहुत पुराने समय के प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस के होती हैं। यानी बहुत पुराने समय पहले प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बचे हुए अवशेष फोसिल्स के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। बच्चों, इस टेबल में अर्ली ह्यूमंस हिस्ट्री के अलग अलग पीरियड्स और उनके मेन फीचर्स बताई गई हैं। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, इस पीरियड को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। इस समय लोगों का जीवन हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल पर आधारित था, यानी वे शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। वे सिंपल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक ये हंटर गैदरिंग और एग्रीकल्चर के बीच का ट्रांजिशनल फेज था। इस समय लोग माइक्रोलिथिक यानी टाइनी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। नेक्स्ट नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। इस पीरियड में लोग एग्रीकल्चर करने लगे और सेटल लाइफ जीने लगे। उन्होंने एनिमल्स को पालतू बनाना शुरू किया। वे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। इसी बदलाव को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। फिर है चेकोलिथिक या कॉपर एंड स्टोन एज। इस समय लोग स्टोन टूल्स के साथ कॉपर्स का भी इस्तेमाल करने लगे। इसी समय अर्ली मेटलर्जी यानी धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। ब्रॉन्ज एज, इस समय कॉपर और टिन का इस्तेमाल होने लगा। ट्रेड्स, टाउन्स और अर्ली सिविलाइजेशन का इसमें बहुत विकास हुआ। नेक्स्ट आयरन एज, इस समय आयरन मेटलर्जी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। आयरन टूल्स और वेपन्स पहले से ज़्यादा मजबूत बने, समाज पहले से ज़्यादा विकसित हो गया। नेक्स्ट इन्हीं के बारे में अब मोर डिटेल में बताया गया है। पैलियोलिथिक हंटर गैदर या ओल्ड स्टोन एज। लिखा है कि सबसे शुरुआती इंसान हंटर गैदर्स के रूप में रहते थे, यानी वे शिकार करते थे और खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे। वे क्वार्टिजाइट और लाइमस्टोन से बने बड़े स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। इनमें हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और चॉपर्स शामिल थे। इन टूल्स का इस्तेमाल जानवरों का शिकार करने, मांस काटने, जड़ें खोदने और जानवरों की खाल साफ करने और हड्डियां काटने के लिए किया जाता था। वे केव्स या रॉक शेल्टर में रहते थे। उन्होंने बो एंड एरो, पैरेलल साइडेड ब्लेड और दूसरे एडवांस स्टोन टूल्स बनाए। इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्थान अत्रियम्पक्कम या तमिलनाडु में है। यह लगभग 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर्स अगो का माना जाता है। दूसरी साइट इसामपुर कर्नाटका में, यह लगभग 1.2 मिलियन ईयर एगो का माना जाता है। फिर है टूल यूज बाय पैलियोलिथिक पीपल। यहाँ उन स्टोन टूल्स के नाम दिए गए हैं जिनका पैलियोलिथिक लोग इस्तेमाल करते थे। हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, फ्लेक, कोर, स्क्रैपर और पॉइंट्स। नेक्स्ट है मेसोलिथिक हंटर गैदर्स। लगभग 12,000 साल पहले पृथ्वी का क्लाइमेट पहले से गर्म होने लगा। इसमें फॉरेस्ट और ग्रासलैंड उन जगहों तक फैल गए जहां वे आइस जमी रहती थी। नए वातावरण में लोगों को स्मॉल एनिमल्स, फिश और एडिबल वाइल्ड ग्रेन्स मिलने लगे। इससे इंसानों की संख्या पहली बार तेजी से बढ़ने लगी। माइक्रोलिथिक टूल्स की मदद से लोग मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगहों से भोजन जुटाने लगे और फिशिंग उनके जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। इस समय आर्ट का विकास हुआ। लोग अक्सर केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। इसका एग्जाम्पल भीमबेटका मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ सैकड़ों पेंटेड रॉक शेल्टर मिले हैं जहां मेसोलिथिक और उससे पहले के लोग रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। लिखा है कि जब हंटर गैदर्स को सीजन्स और फूड रिसोर्सेज की अच्छी जानकारी होने लगी तो वे धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन करने लगे। इसी बदलाव को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है।
इसकी सबसे बड़ी पहचान थी कि लोगों ने कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट यानी पालतू और खेती योग्य बनाना शुरू किया। वह उन्हें अपने कंट्रोल में रखकर कल्टीवेशन और हस्बेंड्री के द्वारा नई किस्में विकसित करने लगे। हंटर गैदरर्स के टूल्स भोजन ढूंढने के लिए होते थे, लेकिन न्योलिथिक फार्मर्स के ने ऐसे नए टूल्स बनाए जो फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेस में काम आते थे। उन्होंने अलग अलग शेप और साइज के अर्थनवेयर पोट्री बनाए। वे कई तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने सबसे पहले विलेज सेटलमेंट्स बसाए। इसी तरह वे आगे चलकर अर्बन रिवॉल्यूशन की नींव पड़ी। नेक्स्ट आगे लिखा है कि यह एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस दुनिया के अलग अलग जगहों में अलग अलग समय पर हुआ। वेस्ट एशिया में वीट और बार्ले उगाए गए, इंडिया में मिलेट्स उगाए गए, गंगा प्लेन्स में राइस की खेती हुई, नॉर्थ चाइना में मिलेट्स और राइस उगाए गए, इसी तरह वेस्ट अफ्रीका में पर्ल मिलेट्स उगाया गया। नेक्स्ट हेडिंग है न्योलिथिक पीरियड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसमें लिखा है कि इंडिया के अलग अलग जगहों में एग्रीकल्चर अलग अलग समय पर शुरू हुई। मेहरगढ़ जो बोलन रिवर के पास यानी आज के पाकिस्तान में है, सबसे पुरानी न्योलिथिक साइट और सबसे पहला एग्रीकल्चर विलेज माना जाता है। यह लगभग 7000 साल पहले शुरू हुआ था। 7000 BCE के समय पर शुरू हुआ था। लोग सन ड्राइड ब्रिक्स से घर और ग्रेनरीज यानी अनाज रखने की जगह या भंडार बनाते थे। वे अपने मरे हुए लोगों की ग्रेव्स यानी उनकी कब्र में उन्हें दफनाने लगे थे। वे सेमी प्रीसियस स्टोन जैसे लेपिस लेजुली, कार्नेलियन और सेस से ऑर्नामेंट्स बनाने लगे यानी गहने बनाने लगे। वे वीट और बार्ले उगाते थे, साथ ही सीप, गोट और इंडियन कैटल्स जिसमें जेबू हम्पल बुल्स शामिल है, इन्हें पालने लगे थे। वे सबसे पहले कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी बनाने लगे। इसी से आगे चलकर लगभग 3500 BCE में ब्रोंज एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की नींव रखी गई। नियोलिथिक समय में लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में रहते थे। वे कैटल, सीप्स और गोट पालते थे, साथ ही कैरल्स, मिलेट्स और पल्सिस की खेती करते थे। कभी कभी उनका संपर्क भी उसी समय के चेकोलिथिक कल्चर से होता था। नेक्स्ट है चैल्कोलिथिक पीरियड, कॉपर या और स्टोन एज दोनों का मिक्सचर। लोग यहां पर कॉपर और स्टोन टूल्स दोनों का इस्तेमाल करने लगे। नेक्स्ट चेकोलिथिक पीरियड, कॉपर और स्टोन एज। इसमें लोगों ने पत्थरों के औजारों से कॉपर का इस्तेमाल भी शुरू किया। इसी समय मेटलर्जी यानी धातु का काम करने की शुरुआत हुई। गांव और बस्तियां बड़ी होने लगी। व्यापार और क्राफ्ट का विकास भी बढ़ने लगा। यह समय ब्रोंज एज की ओर बढ़ने का एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन माना जाता था। नेक्स्ट है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज जिसमें कॉपर और टीन से बने औजारों और हथियारों पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। इस समय व्यापार, शहर और शुरुआती सभ्यताओं का तेजी से विकास हुआ। लोगों ने मिट्टी के बर्तन, मनके और सील्स यानी मोहरे जैसे बेहतर चीज़ें बनानी शुरू की। इन्हीं बदलावों से अर्बन सिविलाइजेशन का विकास हुआ यानी शहरी सभ्यताओं का विकास हुआ। नेक्स्ट है आयरन एज। आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल होने से खेती, युद्ध और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े बदलाव आए। लोहे के औजारों और हथियार पहले से ज़्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले बने थे। इससे खेती का विकास हुआ, राज्यों का विकास हुआ और समाज पहले से ज़्यादा विकसित और संगठित बन गया। नेक्स्ट है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो बच्चों लगभग 7000 BCE में मेहरगढ़ में शुरू हुई नियोलिथिक लाइफस्टाइल धीरे धीरे इंडस वैली के मध्य और ऊपरी भागों की ओर फैल गई। लगभग 4000 BCE में कुछ सेटलमेंट्स यानी कुछ बस्तियों ने कॉपर एक्सट्रैक्शन यानी तांबा निकालना सीख लिया। इसी कारण वे सबसे शुरुआती चेकोलिथिक साइट्स बने और यहीं से ब्रोंज एज की शुरुआत मानी जाती है। फर्टाइल इंडस और घाघर सरस्वती मैदानों में कॉपर
टूल्स इस्तेमाल होने लगे। इससे काम की प्रोडक्टिविटी और प्रोस्पेरिटी दोनों बढ़ी। साथ ही बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन बनने लगे और अलग अलग जगहों की अपनी अपनी स्टाइल विकसित हुई। भिराना और कुनल जैसी जगहों पर, जो सूखी सरस्वती नदी के जिघे में है, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वहाँ 7000 BCE से 5500 BCE के बीच प्री हड़प्पन फेस मौजूद थे। लगभग 2500 BCE तक अलग अलग जगहों की स्टाइल्स पूरी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की सामान्य पहचान बन गई। इस लगातार विकास वाले पीरियड को अर्ली हड़प्पन कहा जाता है। नेक्स्ट है की फीचर्स ड्यूरिंग दिस फेज। इस समय कई चीज़ों का लगातार इस्तेमाल दिखाई देता है। जिसमें जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा, कीमती पत्थरों के बीड्स, शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटा की ऑब्जेक्ट और तांबे का काम। इस समय चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनने शुरू हुई, सील्स का इस्तेमाल होने लगा और हड़प्पन स्क्रिप्ट्स की शुरुआत भी यहीं से हुई। नेक्स्ट है क्राफ्ट्स बियॉन्ड एग्रीकल्चर। हड़प्पन लोग खेती के अलावा कई क्राफ्ट्स भी करते थे। वे मिट्टी के बर्तन, कॉपर वर्क, सेल्स वर्क और सेमी प्रीसियस स्टोन बीड्स प्रोडक्शन जैसी चीज़ें बनाते थे। ऐसे प्रमाण हड़प्पा हरियाणा के कुनल और गुजरात के दंत्रा जैसी जगहों में मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा, रहमान डेहरी और कुनाल जैसे जगहों पर मिट्टी के बर्तन और शुरुआती सील्स पर बने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और जानवरों के चिन्ह मिले हैं। इन्हें बाद में विकसित हड़प्पन स्क्रिप्ट्स और सील का शुरुआती रूप माना जाता है। आगे लिखा है कि कलिबंगन में मिले प्रमाण बताते हैं कि अर्ली हड़प्पन लोग हल चलाकर खेती करते थे। खेती के आड़ी और सीधी मेढ़ी बनाई जाती थी। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोस बनाई जाती थी, जिससे एक ही खेत में दो फसलें उगाई जा सके, जैसे आज रबी और खरीफ क्रॉप उगाई जाती हैं। हड़प्पन लोग वेट और मेजरमेंट की एक स्टैंडर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। छोटे चीज़ों को नापने के लिए 1, 2, 4, 8, 16 जैसे बाइनरी मल्टीपल्स और बड़े पैमाने पर 10 के मल्टीपल्स का इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसे जगहों पर पत्थर के बाट या पत्थर के वेट्स इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट है टाइमलाइन। लिखा है कि 7000 BCE में मेहरगढ़ से न्योलिथिक जीवन शैली की शुरुआत हुई और यह इंडस वैली और आगे दूसरी दिशाओं तक फैली हुई। 4000 BCE 4500 BCE में कुछ बस्तियों ने कॉपर एक्सट्रैक्शन सीख लिया। वे सबसे शुरुआती चेकोलिथिक साइट्स बनी और यहीं से ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई। 3300 BCE में कॉपर के टूल्स के कारण खेती और काम की क्षमता बढ़ी। साथ ही अलग अलग रीजनल स्टाइल्स वाली मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पर बनने लगे। 7000 से 5500 BCE के बीच भिराना और कुनल जैसी जगहों पर प्री हड़प्पन फेसिस होने के प्रमाण मिले। 3300 से 2500 BCE के बीच अर्ली हड़प्पन फेसिस में रीजनल स्टाइल्स बनाई गई। मिट्टी के बर्तन, शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटे ऑब्जेक्ट, ये सभी यहाँ पर मिले। फिर है 2600 से 1900 BCE के बीच मैच्योर हड़प्पन फेसिस में योजना बनाकर शहर बसाए गए। व्यापार बढ़ा, स्टैंडर्ड वेट, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स, सील्स और अलग अलग क्राफ्ट्स का विकास हुआ। इसके बाद 1900 से 1300 BCE के बीच लेट हड़प्पन फेसिस में बड़े शहरों का महत्व कम होने लगा। लोग ज़्यादा ग्रामीण जगहों में रहने लगे और संस्कृतियाँ आगे भी चलती रही। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया। दुनिया की 4 शुरुआती सभ्यताएं नदियों के मैदानों में विकसित हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन
यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के किनारे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे और चाइनीज सिविलाइजेशन हंग ही रिवर के किनारे। मेसोपोटामिया और इंडस घाघर सरस्वती वैली एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, इसीलिए उनके बीच मजबूत व्यापार थे। लेकिन इजिप्ट और चाइना के साथ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के सीधे संपर्क बहुत कम मिले हैं। अब हम इन्हीं के बारे में, इन सिविलाइजेशन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है दो जगहों के बीच की भूमि। आज के समय में मेसोपोटामिया का जगह मुख्य रूप से इराक और कुवैत में आता है। इसका कुछ हिस्सा टर्की और ईरान में भी आता है। फर्टाइल क्रीसेंट एक बहुत उपजाऊ जगह था। यह जैग्रोस और टोरस माउंटेन की पहाड़ियों से लेकर मेडिटेरियन सी और पर्शियन गुल्फ तक फैला हुआ था। यहाँ खेती करने की बहुत अच्छी संभावनाएं थी। इस जगह में लगभग 12,000 साल पहले खेती की शुरुआत हो गई थी। लगभग 4500 BCE में यहाँ कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सुमेरियंस। सुमेरियंस दुनिया की सबसे शुरुआती शहरों वाली सभ्यता थी। उनका मुख्य सेंटर यूआर और सुमर के दूसरे जगह शहरों थे जो आज के साउदर्न इराक में स्थित है। सुमेरियंस सबसे पहले इरिगेशन के लिए डैम्स और कैनल्स बनाने लगे। उन्होंने सबसे पहले मिट्टी और पकी हुई ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। सुमेरियंस कई गॉड्स की पूजा करते थे। हर शहर में अपने मुख्य देवता के लिए जिगुरत नाम का सीढ़ीनुमा ऊंचा मंदिर बनाया जाता था। धीरे धीरे पूरा शहर उसी मंदिर के आसपास विकसित हो जाता था। खेती, व्यापार, परिवहन जैसे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मंदिर के कंट्रोल में होती थी। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति केवल पुजारी और पुजारिनों को थी। इससे पता चलता है कि समाज में अलग अलग सोशल हायरार्की थी। शहरों में राजाओं के लिए महल और नॉर्मल लोगों के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए छोटी ईंटों के घर होते थे। लोग मेटल वर्किंग, पोट्री और टेक्सटाइल जैसे काम करते थे। यहाँ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी होते थे। लगभग 3300 BCE में सुमेरियन सबसे पहले लिखना शुरू करने वाले लोगों में से थे। वे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे। इसमें क्ले टैबलेट्स यानी मिट्टी की टैबलेट पर नुकीली कलम या नुकीली सुई से कुछ डिज़ाइंस बनाई जाती थी, कुछ शेप्स मार्क किए जाते थे। लगभग 3000 BCE तक मेसोपोटामिया के अलग अलग साइट स्टेट्स अपनी अलग भाषाएं बोलने लगे, लेकिन सभी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे। फिर है द अकेडियंस। 2334 BCE में अक्कड़ नाम के साइट स्टेट्स ने सुमेरियंस से ज़्यादा शक्ति हासिल कर ली। अक्कड़ समर के नॉर्थ में मेसोपोटामिया में स्थित थे। अकेडियंस की भाषा अकेडियंस थी जो सुमेरियंस से अलग थी, लेकिन वे उसी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे। अकेडियंस ने दुनिया का पहला डायनामिक एम्पायर स्थापित किया। इसी समय क्रिएटिव लिटरेचर का विकास हुआ, जैसे एपिक ऑफ गिलगामेश। राजा सैरगोन की मिट्टी की टेबलेट में डिलुमम, मगान और मेलुहा के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। मेलुहा को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन माना जाता है। डिलुमम आज का बहरीन और मगान आज का ओमान माना जाता है। व्यापार में अर्थ, कीमती पत्थरों के आइवरी, टिम्बर और गोल्ड डस्ट, ये सभी चीज़ों का व्यापार होता था। फिर है असीरियंस। अकेडियंस में लिखा है कि लगभग 2154 BCE में अकेडियंस की शक्ति कम हो गई और फिर मेसोपोटामिया में असुर नाम के सिटी स्टेट्स का इंपोर्टेंस बढ़ गया। असीरियंस का इफेक्ट 1700 BCE के शुरुआती समय तक रहा। इस दौरान उनका असर मेसोपोटामिया और उसके पड़ोसी जगहों तक फैल गया। नेक्स्ट है बेबीलोनियंस।
1900 BCE से बेबीलोनियंस नाम का नया सिटी स्टेट मेसोपोटामिया का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बन गया। 1792 BCE से राजा हिमुराबाई ने बेबीलोनिया का विकास किया और उसे एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। हम्मुराबाई का सबसे बड़ा योगदान कोड ऑफ हम्मुराबाई था। इसमें समाज और नागरिक जीवन के लिए लॉस बनाए गए थे। यही आगे चलकर भविष्य की लीगल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट आधार बनी। फिर इनको कुछ टाइमलाइंस दी गई है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक थी। इसके बारे में इतिहास में बहुत सारे लिखित रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इस सभ्यता के बारे में ग्रीक्स और रोमन्स भी जानते थे। एग्जाम्पल के लिए हेरोडोटस ने 5th सेंचुरी BCE में इसके बारे में लिखा था। इजिप्ट ने इतिहास की जानकारी ज़्यादातर पेपिरस रिकॉर्ड से मिलती है। पेपिरस एक पौधा था जिससे लिखने के लिए पेजिस बनाई जाती थी। इन रिकॉर्ड्स में कहानियाँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानकारी सुरक्षित रखी गई थी। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इजिप्टियन स्क्रिप्ट्स को कैसे पढ़ा गया। 1799 में पायरी बोछार्ड को रोसेटा स्टोन मिली। इस पत्थर पर ग्रीक स्क्रिप्ट्स 3 अलग अलग रिटन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। बाद में 1822 में जीन फ्रांकोसिस कैम्पोलियन ने इसी रोसेट स्टोन की मदद से इजिप्टियन हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट्स को पढ़ लिया। लगभग 2000 BCE में इजिप्ट की लाइब्रेरीज में पेपिरस स्क्रॉल रखे जाते थे। इनमें सिंदबाद द सेलर की सबसे इंपॉर्टेंट कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ और सिंड्रेला की सबसे इंपॉर्टेंट कहानियाँ भी मिलती हैं। नेक्स्ट है द राइज ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन कैलेंडर में 3 सीजन्स होते थे। हर सीजन में 4 महीने होते थे। ये 3 सीजन थे इनुडेशन यानी बाढ़ का समय, पीरियड यानी फसल उगाने का समय, और सीमू फसल काटने का समय। यह कैलेंडर साइरिस तारे के उगने पर आधारित था। इसमें एक साल में 365 डेज माने जाते थे। यह काफ़ी सही था, काफ़ी एक्यूरेट था, लेकिन हर साल लगभग 1/4 दिन का अंतर रह जाता था। लगभग 3000 BCE में आबादी बढ़ने के साथ सिटी स्टेट्स बढ़ने लगे। हर साल नाइल रिवर में बाढ़ आती थी, जिससे उपजाऊ काली मिट्टी जमा हो जाती थी। इसी कारण इजिप्ट को कीमत यानी काली भूमि भी कहा जाता था। लगभग 5000 साल पहले किसानों ने नहरें खोदकर नाइल रिवर का पानी खेतों तक पहुंचाया और रिजर्वर्स में जमा किया। बाढ़ से के बीच दिनों की गिनती करते करते कैलेंडर बन गया। इरिगेशन के काम को मिलकर करने के कारण लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ। इजिप्ट में पावरफुल रूलर्स को फेरोन्स कहा जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मस्तबा नाम की संरचना में दफनाया जाता था। बाद में कई मस्तबा को एक के ऊपर एक बनाकर पिरामिड्स बनाए गए, जैसे सेक्करा का स्टेप पिरामिड। नेक्स्ट है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें लिखा है कि इजिप्टियंस का विश्वास था कि हर इंसान का यानी स्पिरिचुअल डेवल होता है। उनका मानना था कि अगर शरीर को मम्मीफिकेशन के द्वारा सुरक्षित रखा जाए तो का की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। मम्मीफिकेशन में दिल को छोड़कर बाकी सभी अंग निकाल दिए जाते थे। शरीर को नेट्रॉन में सुखाया जाता था, फिर तेल लगाया जाता था, लिनन कपड़े में लपेटा जाता था और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ दफनाया जाता था। इजिप्ट के समाज में सोशल हायरार्की थी। सबसे ऊपर फेरोन होते थे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नोबल और प्रीस्ट आते थे, फिर फ्री लैंड होल्डर्स, आर्टिसियन और मर्चेंट्स होते थे, और सबसे नीचे थे सर्व्स और स्लेव्स यानी गुलाम। खाली समय में लोग स्विमिंग, कैनोइस, बोर्ड गेम्स, म्यूजिक, डांसिंग का
मज़ा लेते थे। वे कई फेस्टिवल मनाते थे, जैसे सेड फेस्टिवल जो राजाओं का शासन के 30 साल पुराने होने पर मनाया जाता था। इन त्योहारों में देवताओं और फेरोन का सम्मान किया जाता था। बात करें वुमेन्स राइट्स की, तो इजिप्ट में महिलाओं को ग्रीक और रोमन महिलाओं से ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। वे प्रॉपर्टी रखती थी, अपना बिजनेस भी चला सकती थी। और एग्जाम्पल के लिए क्लियोपेट्रा जो 28 साल की उम्र में इजिप्ट की रानी बन गई थी। फिर टाइमलाइन ऑफ इजिप्ट दी गई है, ये आप पढ़ सकती हो कि जैसे 5000 बीसीई में नाइल रिवर के किनारे शुरुआती खेत वाले गांव बसने लगे और इरिगेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ। नेक्स्ट है द चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन का विकास हंग ही रिवर और यांगत्से रिवर के किनारे हुआ। लगभग 7000 बीसीई में यही जगह शुरुआती चाइनीज न्योलिथिक कल्चर के मुख्य सेंटर्स थे। लगभग 2000 बीसीई में कॉपर और ब्रॉन्ज मेटलर्जी के विकास ने येलो रिवर बेसिन की बस्तियां ब्रॉन्ज एज में शुरुआत करने लगी। लगभग 1600 बीसीई में एग्रीकल्चर और मेटलर्जी में विकास हुआ। इससे बड़े शहर विकसित हुए, अर्बन सेंटर्स विकसित हुए। चाइना का पहला ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एम्पायर बना। फिर है की डायनेस्टीज। सेंग डायनेस्टी और जोहू डायनेस्टी दोनों ब्रॉन्ज एज की राजवंशीय डायनेस्टीज थी। लगभग 6000 बीसीई तक आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी समय चाइनीज आयरन एज की शुरुआत हुई। क्विन डायनेस्टी चाइना का पहला इंपीरियल डायनेस्टी था। इसने पूरे चाइना को एकजुट किया। माना जाता है कि चाइना का नाम भी क्विन वर्ड से ही निकाला गया। हैंग डायनेस्टी का शासन 2006 बीसीई से 2020 सीई तक रहा। यह चाइना के सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में से एक था। फिर है गवर्नेंस एंड सोर्सेस। चौ डायनेस्टी के शासक राजा भी थे और पुजारी भी। लोगों का मानना था कि उन्हें हेवन ने शासन करने के लिए चुना है, लेकिन अगर लोग खुशहाल नहीं रहते थे तो उन्हें हटाया भी जा सकता था। पब्लिक ऑफिशियल्स का चयन तीरंदाजी, आर्चरी, हॉर्समैनशिप, कैलकुलेशन, राइटिंग और म्यूजिक, इन सभी के टेस्ट के आधार पर किया जाता था। सोर्सेस। चाइना के ऑफिशियल हेरिट्रोग्राफर्स इतिहास का रिकॉर्ड रखते थे। सबसे पुराने सोर्स ओरकल बोन्स हैं। ये जानवरों की हड्डियां या कछुओं की खाल पर होते थे। इन्हें गर्म किया जाता था और इनमें क्रैक्स पड़ती थी। इनके आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी की जाती थी। चाइनीज स्क्रिप्ट्स लोगोग्राफिक हैं। इसका मतलब है कि इनमें कैरेक्टर्स पूरे वर्ड्स को दिखाते हैं, केवल आवाज को नहीं। जैसे पर्सन और ट्री के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव क्राफ्ट्स। जेड से बनी ऑब्जेक्ट और छोटी मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। इनका इस्तेमाल धार्मिक रिचुअल्स और प्रेस्टाइज यानी सम्मान के प्रतीक के रूप में होता था। फिर है जो मार्बल या सुंदर कार्विंग्स भी करते थे। मतलब ये सभी लोग मार्बल यानी संगमरमर और सुंदर नक्काशी करते थे। ब्रोंज का इस्तेमाल हथियार, औजार और धार्मिक रिचुअल्स के लिए किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लगभग 2000 ईयर्स पहले बनी। इसमें 680 बीसीई से जोहू डायनेस्टी और उसके बाद की कई डायनेस्टियों ने नॉर्मिक रेडर्स यानी आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए अलग अलग दीवारें बनाई। बाद में इन दीवारों को जोड़ दिया गया। इस दीवार का एक्सपेंशन और रिपेयर 17th सेंचुरी सीई तक होती रही। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड इकोनॉमी। लिखा है कि लगभग 1500 बीसीई तक चाइनीज ब्रोंज एज सोसाइटी कई स्ट्रेटास में बटी हुई थी, यानी कई स्तरों पर बटी हुई थी। सबसे ऊपर रूलिंग क्लास आते थे, फिर नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स थे, उसके बाद फार्मर्स और लेबर्स आते थे। जोहू डायनेस्टी के समय
मेटल बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल शुरू हुआ। 5th सेंचुरी BCE तक मनी इकोनॉमिक विकसित हो गई। बाद में चाइना दूसरे दुनिया का पहला देश बना जिसने पेपर करेंसी की शुरुआत की। इसी तरह पब्लिक एग्जामिनेशन के जरिए से सिविल एग्जामिने सर्विस विकसित करने वाला भी चाइना पहला देश था। कंक्लूजन, ब्रॉन्ज एज की बड़ी सभ्यता उपजाऊ नदियों में अपने अपने जगहों में विकसित हुई। खेती की बढ़ती कैपेसिटी और नए रिसोर्सेज के कारण इकोनॉमी मजबूत हुई और अर्बन सेंटर्स का विकास हुआ। हर सिविलाइजेशन ने अपनी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बनाई। राइटिंग सिस्टम के विकास के लिए इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड्स रखने लगे। आगे चलकर लिटरेचर और क्रिएटिव टेक्स्ट का विकास हुआ। हमारी आज की कई कल्चरल रूट्स की शुरुआत इन्हीं ब्रॉन्ज एज और सिविलाइजेशन से शुरू हुई। इसके बाद चाइनीज की सिविलाइजेशन की यहाँ पर टोटल टाइमलाइन दी गई है। फिर की पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसी के साथ ये नोट्स यहीं पर आज ख़त्म होते हैं। नोट्स का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही मतलब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ, जिसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।